आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो प्यार, दुख और एक ऐसी हिम्मत की है जो आसानी से देखने को नहीं मिलती। हमारे पास जो दस्तावेज है वो वीरन शुक्राना नाम की एक फिल्म की कहानी बताते हैं और इसके जरिए हम एक बड़ा सवाल समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा सवाल? कि जब परंपरा और इंसानियत आमने सामने खड़ी हो तो ये जो इज्जत शब्द है इसका असली मतलब क्या होता है? और ये सवाल सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीरन नाम की एक महिला के सफर के बहाने उन सामाजिक ढांचों की पड़ताल करता है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद है। कहानी वीरन की है पर इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है पंजाब के एक गांव से, जहां वीरन और उसके पति जियोना की एक बेहद खुशहाल दुनिया है। तो कहानी की शुरुआत में ना हमें बहुत ही कह सकते हैं एक आदर्श तस्वीर दिखाई जाती है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। वीरन और जियोना हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। माहौल में एक शांति है, एक ठहराव है। हाँ। और कहानीकार ये जो खूबसूरत दुनिया रचते हैं ये जानबूझकर किया गया है ना, ताकि जब ये दुनिया टूटे तो हमें उस टूटन का वजन महसूस हो। बिल्कुल, ये एक क्लासिक नैरेटिव तकनीक है। आपको पहले ये दिखाया जाता है कि दांव पर क्या लगा है। जब हम वीरन की खुशी से जुड़ जाते हैं, उसकी उम्मीदों को महसूस करने लगते हैं। हाँ, तभी आगे आने वाली त्रासदी का असर कई गुना बढ़ जाता है। हमें पता चलता है कि उसने असल में क्या खोया है। सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया। और ये दुनिया बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कहानी में एक बहुत ही अचानक और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। जियोना की मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक पल में सब कुछ खत्म। वीरन की खुशियों भरी दुनिया मातम और खामोशी में डूब जाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं है। जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वे एक ग्रामीण परिवेश की ओर इशारा करते हैं और ऐसे समाज में एक विधवा के लिए पति का जाना सिर्फ जीवन साथी का जाना नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी सामाजिक पहचान और सुरक्षा का मिट जाना भी होता है। वो अचानक से अधूरी और असुरक्षित मान ली जाती है। हाँ, और यही असुरक्षा की भावना कहानी को आगे बढ़ाती है। जैसे ही मातम का दौर थोड़ा थमता है, परिवार का असली चेहरा सामने आने लगता है। बिल्कुल। जियोना के माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों की बातचीत वो वीरन के दुख से हटकर एक बहुत ही व्यवहारिक चीज पर आ जाती है, जमीन और जायदाद। ये बहुत दिलचस्प और उतना ही कठोर सच है। यहाँ दुख पर आर्थिक चिंता हावी हो जाती है। उनकी पहली प्रतिक्रिया वो भावनात्मक सहारा देने की नहीं बल्कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर वीरन ने परिवार के बाहर शादी कर ली तो जियोना की जमीन किसी अजनबी के हाथ चली जाएगी। हाँ, तो वीरन जो अभी अभी अपने पति को खोने के दुख से गुजर रही है, वो अचानक उनके लिए एक शोकग्रस्त बहू नहीं बल्कि एक आर्थिक समीकरण का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसी वेरिएबल जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। एकदम सही कहा। और इस समीकरण को हल करने के लिए वो एक पुरानी परंपरा का सहारा लेते हैं। चदरअंदाजी? हाँ, चदरअंदाजी। इसका क्या मतलब है? ये प्रथा, जिसे अंग्रेजी में लेवरेट मैरिज कहते हैं, दुनिया के कई कृषि प्रधान समाजों में पाई जाती रही है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य रहा है, परिवार की जमीन और संपत्ति को परिवार के भीतर ही रखना। अच्छा। इस परंपरा के तहत विधवा महिला की शादी उसके मृत पति के छोटे भाई यानी देवर से कर दी जाती है। तो ये पूरी तरह से जायदाद को बचाने का एक तरीका है। इसमें महिला की मर्जी या भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ महिला एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपत्ति को सहेजने का एक माध्यम बन जाती है। वो एक शतरंज की बिसात का मोहरा है जिसे एक खाने से दूसरे खाने में इसलिए रखा जा रहा है ताकि बादशाह यानी जमीन सुरक्षित रहे। और कहानी में जो बात इससे और भी जटिल बनाती है वो ये है कि ये दबाव सिर्फ वीरन पर नहीं है। उसका देवर जियोना का छोटा भाई वो भी इस शादी के सख्त खिलाफ है। दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि वो वीरन को अपनी माँ या बड़ी बहन की तरह देखता है। हाँ, और वो इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और यही इस जैसी परंपराओं का सबसे क्रूर पहलू है। ये सिर्फ एक लिंग का दमन नहीं करती, ये हर किसी को अपने जाल में फंसाती हैं। देवर भी उतना ही फंसा हुआ है जितना वीरन। दोनों को परिवार की इज्जत और परंपरा के नाम पर एक ऐसे बंधन में धकेला जा रहा है जो वे नहीं चाहते। बिल्कुल।
यहाँ पर कहानी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो था वीरन का शुरुआती प्रतिरोध। हाँ, वो तुरंत हार नहीं मानती, पल उछाला जाता है। एक अकेली औरत मर्द के संरक्षण के बिना कैसे रहेगी? ये मर्द के संरक्षण वाली बात ये बहुत गहरी है, लेकिन क्या ये सोच सिर्फ दमन के लिए थी या उस दौर में इसके पीछे कोई सामाजिक सुरक्षा का बिगड़ा हुआ तर्क भी था? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या समाज के पास एक अकेली महिला को सपोर्ट करने का कोई और तरीका था ही नहीं? देखिए, ये सोच एक पितृसत्तात्मक ढांचे से निकलती है, जहां महिला की पहचान और सुरक्षा हमेशा एक पुरुष से जुड़ी होती है। पहले पिता, फिर पति, और हाँ, उस दौर के सामाजिक ढांचे में शायद सच में एक अकेली आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला के लिए कोई जगह नहीं थी। तो एक स्तर पर यह संरक्षण की बात सुरक्षा की चिंता से आती होगी, लेकिन इसका रूप इतना दमनकारी है कि ये सुरक्षा कम और कैद ज्यादा लगती है। एकदम उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी पहचान को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। और यहाँ परिवार की इज्जत की जो धारणा है उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। इज्जत वीरन की खुशी या उसके आत्मसम्मान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो परिवार के बनाए नियमों में बंधी रहे। हाँ, उसका संघर्ष अब सिर्फ एक शादी से इनकार करने का नहीं रह गया है। उसकी ना को पूरे सामाजिक ढांचे के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो एक तरफ परिवार का दबाव है, दूसरी तरफ गांव के ताने। वीरन के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक फैसला लेना ही था। दबाव इतना बढ़ जाता है कि परिवार वाले जबरदस्ती शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सब कुछ तय हो चुका है। ऐसा लगता है कि वीरन के पास अब झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और ठीक इसी वक्त कहानी का क्लाइमैक्स आता है। हाँ। और जो होता है वो कमाल का है। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब वीरन एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खामोशी से सब कुछ सहने के बजाय पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। ये उसके एक पीड़ित से एक नायिका बनने का सफर है। अब तक कहानी उसके साथ हो रही थी, अब वो कहानी को अपने हाथ में ले लेती है। हाँ। वो उनकी तथाकथित चिंता के पीछे छिपे असली लालच का पर्दाफाश कर देती है। कहानी के एक अंश में उसका एक बहुत दमदार संवाद है। कौन सा? जहां वो कहती है कि उसे एक वस्तु की तरह नहीं माना जा सकता जिसे जमीन के कागजात को बचाने के लिए एक भाई से दूसरे भाई को सौंप दिया जाए। क्या बात है। वो साफ कहती है कि उसे या उसके बच्चे को किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक शादी से इनकार नहीं है, ये पूरी उस मानसिकता को चुनौती देना है जो उसे इंसान नहीं जायदाद समझ रही थी। हाँ। उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल उस पाखंड को उजागर करने के लिए किया जो परंपरा के नाम पर चल रहा था। उसने अपनी एजेंसी, अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया। और ऐसा करके उसने सिर्फ खुद को नहीं बचाया बल्कि उस पूरे विचार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसे ये कदम उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी। बहुत। ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये अपने पूरे सामाजिक सुरक्षा तंत्र को, अपनी पूरी दुनिया को ना कहना है, ये जानते हुए कि इसके बाद शायद उसे किसी का सहारा ना मिले। बिल्कुल। और शायद इसी हिम्मत को देखकर कुछ बदलता है। हाँ। वीरन की आवाज एक और शख्स को हिम्मत देती है, उसके देवर को। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। जब वीरन अपनी बात कह देती है तो उसका देवर भी अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो साफ साफ शादी करने से मना कर देता है और वीरन के फैसले का समर्थन करता है। देवर का ये कदम बहुत बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि व्यवस्था के भीतर से भी बदलाव की चिंगारी फूट सकती है, खासकर युवा पीढ़ी की सोच से। सही बात है। वो सिर्फ वीरन को नहीं बचा रहा, वो खुद को भी उस परंपरा से आजाद कर रहा है जो उसे एक अनचाहे रिश्ते में बांध रही थी। और कहानी में जिक्र है कि वो एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो वादा करता है कि वो पति के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यहाँ संरक्षण की परिभाषा ही बदल जाती है। अब संरक्षण का मतलब शादी और अधिकार नहीं, बिल्कुल, बल्कि सम्मान और समर्थन बन जाता है। बिल्कुल। ये सोचना आसान है कि परिवार वाले बुरे थे, लेकिन शायद वो भी उसी व्यवस्था के शिकार थे। ये भी एक पहलू है। उनके लिए जमीन खोने का मतलब था पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगना। उनका तरीका गलत था, पर उसके पीछे का डर शायद असली था। सही। कहानी की खूबसूरती ये है कि ये हमें किसी को विलन बनाने के बजाय पूरी सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। और अंत में वीरन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है। कहानी का अंत इस तरह होता है कि वीरन सम्मान के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। वो अपनी जमीन और अपनी जिंदगी दोनों को अपने दम पर सफलतापूर्वक संभालती है। और कहानी का शीर्षक वीरन्स शुक्राना,
वो आखिरी दृश्य से आता है। हाँ, आखिरी दृश्य में वीरन आसमान की ओर देखकर ईश्वर का शुक्राना यानी आभार व्यक्त करती है। ये शुक्राना किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि सब ठीक हो गया या कुछ और? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शुक्राना सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद नहीं है, बल्कि अपनी खुद की ताकत, अपनी हिम्मत और अपने आत्मसम्मान को पहचानने का प्रतीक है। उसने मुश्किल समय में किसी बाहरी सहारे का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा किया। तो ये उस भीतरी ताकत के लिए आभार है जिसने उसे टूटने नहीं दिया। बिल्कुल। तो वीरन का ये सफर हमें एक खुशहाल पत्नी से एक दुखी विधवा और अंत में एक ऐसी सशक्त आत्मनिर्भर महिला तक ले जाता है जिसने अपनी पहचान और अपनी कहानी खुद लिखी। और इस कहानी का मूल संदेश यही है कि आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति किसी भी बाहरी दबाव या खोखली परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच की जीत है जो महिलाओं को वस्तु नहीं व्यक्ति मानती है। ये दिखाती है कि असली सम्मान किसी परंपरा को आंख बंद करके मानने में नहीं, बल्कि सही और गलत के लिए खड़े होने में है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी, इज्जत का असली मतलब क्या है? क्या ये अपनी बहू बेटियों की खुशी और सम्मान में है या जमीन के टुकड़ों को परिवार में बनाए रखने में? छोड़ना चाहते हैं? ये कहानी एक ऐसी परंपरा को दकियानुसी या पुरानी बताती है। सही। लेकिन क्या इसके पीछे की वजहें, जैसे जायदाद खोने का डर, औरतों के फैसलों को इज्जत के नाम पर कंट्रोल करना, क्या ये सच में अतीत की बातें हैं या फिर इन्होंने बस आज के समाज में अपना रूप बदल लिया है?